बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बेटा हमारा है डायजोनियम साल्ट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। डायजोनियम साल्ट में फॉर्मेशन तो हमने पीछे मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट उसको नहीं करते। वही आप मैकेनिज्म को सामने रखे हुए ये दोबारा इसने आपने उसको डिस्कस किया है। लेकिन अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उसने ये जो रिएक्शन दिया ना इसके अंदर बात की है। एक है एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट, एक है एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट। कहते हैं एलिफेटिक से आप अगर डायजोनियम साल्ट, जैसे ये प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवाया, डायजोनियम साल्ट बन गया, ठीक है, लेकिन वो कहता है ये टूट जाता है, डिकम्पोज होके नाइट्रोजन क्लोरीन अलग होगी और कार्बोकेटायन बन जाता है। अब कार्बोकेटायन जो बना उसको आप अगर पानी डाल देंगे तो आपको अल्कोहल बना देगा। अभी याद है पीछे हमने अभी नाइट्रस एसिड के साथ फर्क किया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स की रिएक्शंस में ना, तो उसमें हमने यही बात की थी ये वाली कि प्राइमरी अमीन से जब रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है, कि वो जो कार्बोकेटायन बनता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल की फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि इस नाइट्रस एसिड HCl के साथ हमने वाटर भी तो लिया होता है, इसलिए अल्कोहल ही हमें मिलता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ वो बात कर रहे थे कि कार्बोकेटायन बना। अब कार्बोकेटायन के कई पॉसिबल रिएक्शन अगर वाटर से कर ले तो अल्कोहल है, अगर Cl माइनस भी तो वही मौजूद है ये वाला, वो अटैक कर दे तो फिर ये अल्काइल हैलाइड है। और अगर H प्लस से साथ जुड़ जाए तो फिर अल्कीन भी है। H प्लस सॉरी निकल जाए, से बीटा एलिमिनेशन हो जाए तो अल्कीन भी बन जाती है। इसी तरह ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो रीअरेंज होकर सेकेंडरी कार्बोकेटायन भी बन सकता है। अच्छा, अगर सेकेंडरी बनता है तो फिर Cl से रिएक्शन करे तो वो 2 क्लोरो अल्काइल यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। और अगर वाटर से करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, या बीटा एलिमिनेशन होगी तो अल्कीन बना देगा। ठीक होगा, तो इतने सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हैं एलिफेटिक आपकी जो अमीन्स है उसके साथ, इसलिए उसके साथ हम फिर डायजोनियम साल्ट यूज नहीं करते कि वो सिंथेटिकली ज्यादा फायदेमंद नहीं है इतने सारे प्रोडक्ट बनाने की वजह से। इसलिए फिर हम एरोमेटिक जो डायजोनियम साल्ट है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वो हमारे लिए फायदेमंद भी है, काफी सारे रिएक्शंस कंपाउंड्स की प्रेपरेशन में वो इस्तेमाल भी हो जाता है। जैसे प्रेपरेशन की उसने पहले बात की है, नाइट्रस HCl से रिएक्शन करवाते हैं डायजोनियम साल्ट NaCl और वाटर। इसका मैकेनिज्म हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है, ये वही वाला मैकेनिज्म है, आप उधर से इसको देख सकते हैं जी। स्टेबिलिटी के वाले से उसने बात की है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डायजोनियम एनिलीन एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट स्टेबल है, एलिफेटिक स्टेबल क्यों नहीं है? ये कार्बोकेटायन नहीं बनाता, वो टूट के कार्बोकेटायन बना जाता है। तो वजह बताए, उसका आंसर में आप फिर बताएंगे कि सर जो एरोमेटिक बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एक तो ये दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, दूसरा बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में वो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो गया ना सिंगल बॉन्ड से, आसानी से टूटेगा नहीं, ना टूटने की वजह से वो इतने आसानी से हमें प्रोडक्ट भी अगला जो डिकम्पोजिशन वाला प्रोडक्ट है वो नहीं देता। ठीक हो गया। और जो एलिफेटिक वाला है उसमें चूंकि रेजोनेंस नहीं होती, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ही रहता है। ये पॉइंट भी इसने यहाँ लिखा ना कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बन होने की वजह से स्ट्रॉन्गर हो जाता है देन CN बॉन्ड इन अल्काइल। अल्काइल डायजोनियम साल्ट में CN बॉन्ड सिंगल ही होता है, वो आसानी से टूट भी जाता है। लेकिन जो यहाँ है ये आपका टूट जाता है, एलिफेटिक में टूट जाता है, एरोमेटिक में ये नहीं टूटता। ठीक हो गया, डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से। एक पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास स्टेबिलिटी के वाले से ना, मेन एक रेजोनेंस का पॉइंट आपने बताना, और दूसरा डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से आपने बताना कि बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। अच्छा, डायजोनियम साल्ट जो बन जाता है उसका फिर आगे अल्कलाइन सोल्यूशन में अगर आप इसको लेके जाएं, ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्शन करके ये डाई एजो हाइड्रोक्साइड या डाई एजोटेट आयन जो H प्लस अगर लूज हो तो आयन बना दिया, और ना हो तो डाई एजो हाइड्रोक्साइड, इस दो फॉर्म्स में वो पाया जाता है बेसिक कंडीशंस के अंदर। बेस डालेंगे तो इधर है, एसर डालेंगे तो वो वाटर बना के निकल जाएगा और इस शक्ल में आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो जो कहता है डाईएजोटेट आयन है, वो उसकी भी दो शक्लें हैं, दो शक्लें, ये एन डबल बॉन्ड है ना, तो अगर ये O माइनस और एरोमेटिक दोनों प्लेन की एक ही साइड पे आ जाए तो उसे हम सिन का नाम देते हैं, और अपोजिट हो तो एंटी का नाम देते हैं। ये आपको याद होगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में हमने बात की थी। कार्बन के हवाले से तो हम सिस ट्रांस का वर्ड यूज करते थे ना, या ई आइसोमर या जेड आइसोमर का वर्ड यूज करते थे। ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन के अलावा जो कंपाउंड है जिनमें ये सेम साइड और अपोजिट साइड वाला फिनोमेना पाया जाता है डबल बॉन्ड के अगेंस्ट,
उनको फिर सिन लफ्ज बोला जाता है सेम साइड के लिए, और एंटी बोला जाता है अपोजिट साइड के लिए। ठीक हो गया। ये तो बात होगी इसकी स्टेबिलिटी की, इसकी पाए जाने की बेसिक कंडीशंस में। नेक्स्ट आ गया इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन ना, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट इसका रिएक्शन है कि इसका नाइट्रो ग्रुप बड़ी आसानी से रिप्लेस हो सकता है गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से, किसी भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल की वजह से। जैसे वाटर ऐड कर दूं तो वाटर इसको हटा के फिनोल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। और अगर मैं इसमें जैसे ये एनिलीन से इसने लिया ना, मतलब मैं मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है ना, तो इससे मैं अटैच करवाना चाह रहा हूँ, फिनोल बनाना चाह रहा हूँ, मेटा नाइट्रोफिनोल बनाना चाह रहा हूँ ना। अब मेटा नाइट्रोफिनोल डायरेक्ट फिनोल से तो आप हासिल नहीं कर सकते। मतलब मैं बेंजीन से फिनोल बना लूँ, फिनोल सी नाइट्रेशन करूंगा तो वो आर्थो और पैरा पे मिलेगा मुझे, एक बात होगी। और अगर मैं नाइट्रो लगा लूँ पहले और OH ग्रुप बाद में लाना चाहूँ, तो OH ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल कोई भी मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैं वहां अटैच कर सकूं। ठीक हो गया। तो इसलिए फिर OH ग्रुप को लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अमाइनो ग्रुप हम ला सकते हैं। आप कहेंगे सर अमाइनो ग्रुप का भी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जो हो सके, नहीं, अमाइनो ग्रुप का कोई नहीं है, लेकिन हम नाइट्रो ग्रुप तो ला सकते हैं ना। ये आप बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन बनाए, नाइट्रो बेंजीन की फिर नाइट्रेशन करेंगे तो डाई नाइट्रो, मेटा पे नाइट्रो आ जाएगा। उस नाइट्रो की आप फिर रिडक्शन करें, तो जब रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन आपके पास आ जाएगा। एनिलीन को फिर आप डायजोनियम साल्ट में बदलने के बाद आप उसमें वाटर ऐड करके फिनोल में उसको ले जा सकते। तो अगर आपको कहा जाए कि मेटा नाइट्रोफिनोल बनाना है, इसका कोई सिंथेटिक रास्ता दिखाएं, बताएं किस तरीके से आप बेंजीन से बनाएंगे। अगर तो बेंजीन से पहले आप नाइट्रो बेंजीन, या नाइट्रो से फिर आप डाई नाइट्रो बेंजीन, डाई नाइट्रो बेंजीन में से एक नाइट्रो ग्रुप की आप रिडक्शन कर देंगे, नाइट्रो बेंजीन में एक नाइट्रो ग्रुप की आप जो है वो रिडक्शन कर देंगे, और दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप वो कायम रहेगा। और हम ये सिलेक्टिवली कर सकते हैं, अभी आगे बात आ जाएगी। दो नाइट्रो ग्रुप हो तो हम सिलेक्टिवली एक नाइट्रो को रिड्यूस कर सकते हैं। रिडक्शन के कई तरीके हैं ना, तो उन कई तरीकों में से सिलेक्टिव रिडक्शन वाला मेथड भी है। ये टिन एक्सियल वाला जो मेथड है, ये ज्यादातर हम अकेला भी यूज होता है और सिलेक्टिव भी ये यूज हो जाता है। ठीक हो गए। तो इस तरह हम नाइट्रोफिनोल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आयोडाइड से रिप्लेस कर लें तो आप अल्का अराइल आयोडाइड हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप पैरा पे एनिलीन, ये यानी पैरा आइडो नाइट्रो बेंजीन मैंने हासिल करनी है, तो पैरा पे एनिलीन मौजूद हो, ठीक है, उसको फिर आप हासिल। अच्छा, इस पैरा नाइट्रो को तो आपको पता है, पहले हम एनिलीन, अभी पीछे हमने अभी बात की पैरा नाइट्रो हासिल करना हो एनिलीन से तो क्या करूं। तो आपने कहा था सर एनिलीन को पहले अमाइड असीटामाइड में बदलें, फिर उसकी नाइट्रेशन पैरा पे करें, फिर उसको हाइड्रोलिसिस करके अमीन में वापस ले आए, फिर उसको डायजोनियम साल्ट में बदलें, KI सिलेक्शन करके आयोडाइड से ले सकते। इसी तरह फलो BF4, असल तो BF3 था ना, HF से मिलके HbF4 बन गया, तो वो फ्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल, इसको हटा के आपके पास फ्लोरोबेंजीन हासिल हम कर सकते हैं। सैंड बेयर रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो सैंड बेयर रिएक्शन से कैसे आप अराइल हेलाइड, एरोमेटिक हेलाइड हासिल कर सकते हैं या साइनाइड हासिल कर सकते हैं। कि डायजोनियम साल्ट को आप क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, CuCl है, CuBr है, CuCN है, क्यूप्रस है ये सारे, ठीक है, कॉपर की वैलेंसी 1 के साथ चल रही। तो क्यूप्रस हेलाइड क्लोराइड ले लेंगे तो क्लोरीन, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन, साइनाइड लेंगे तो साइनो ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल बनेंगे ना, Cl माइनस आके अटैक करेगा, रिप्लेस करेगा और आपका अटैच हो जाएगा। इसी तरह अच्छा, अब ये एक कन्वर्जन वाली उसने एग्जांपल दी है कि आपके पास है मिथाइल 2 अमाइनो टॉलुइन कह लें या 2 मिथाइल एनिलीन कह लें। ठीक हो गया। तो उसके में अब ज्यादातर हम, आपको पता है नॉमेनक्लेचर में हम नाइट्रोजन को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये 2 मिथाइल एनिलीन बन जाएगा। उसकी नाइट्रेशन करें आप, एजोटाइजेशन करें, डाइएजोटाइजेशन, तो डायजोनियम साल्ट बन गया, और उससे क्लोरीन ला के आप ये वाला प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन करके भी हम मिथाइल से आर्थो पैरा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मेटा पोजीशन पे, अब ये ना, जैसे दो मेटा वाले हासिल करने हैं, तो ये तो आप क्लोरीन या ब्रोमीन लेके तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि दोनों आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं।
उसके लिए फिर आपको नाइट्रो ग्रुप पहले रख के नाइट्रो की क्लोरीनेशन करनी पड़ेगी। वो आपको मेटा पे क्लोरीन दे देगा। फिर उस नाइट्रो को एनिलीन में बदलें, एनिलीन से डायजोनियम और डायजोनियम से ब्रोमीन या फ्लोरीन जिसमें भी बदलना है, बदल के आप रिएक्शन हासिल प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गए। इसी तरह साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एरोमेटिक साइनाइड भी आपको मिल जाएगा। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप भी आप लगा सकते हैं अगर आप सोडियम नाइट्राइट से डायरेक्ट रिएक्शन कर दे बेस की मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में नहीं। ठीक है, एसिड तो नाइट्रस एसिड और HCl था ना, तो वो तो डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने बेस सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है, उसकी मौजूदगी में आप नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा दें सोडियम नाइट्राइट साल्ट से, तो नाइट्रो ग्रुप जो निकलेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए वो नाइट्रो एनिलीन नाइट्रो बेंजीन आपको मिल सकती है। डी एमिनेशन थ्रू डायजोनियम एजोटाइजेशन, ये अभी पीछे सारे यही रिएक्शन आपने एनिलीन को खत्म करना है आपने, तो डायजोनियम साल्ट बना लें। उसके बाद आप एसिड से रिएक्शन करवाएं, पानी से रिएक्शन है एसिड की मौजूदगी, सिर्फ पानी से रिएक्शन करवाएंगे तो वो तो OH ग्रुप आगे जुड़ेगा ना, तो फिनोल बनाएगा। ठीक है, अभी पीछे आपने बात की। लेकिन अगर आप H3PO2, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड, तो हाइपोफास्फोरस एसिड से आप अगर रिएक्शन करवाएंगे तो फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो आके अटैच होती है और नाइट्रोजन यानी आपको बेंजीन सिंपल मिल सकती है। तो वही बात आ गई जो पीछे हमने भी की थी कि मैंने बेंजीन से ट्राइब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो अभी हमने ये, तो पहले उससे एनिलीन बना लें नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करके एनिलीन, एनिलीन की ब्रोमिनेशन करें ये बन जाएगा, और इसकी फिर डाइएजोटाइजेशन करके वो H3PO2 से रिएक्शन करें पानी की मौजूदगी में, तो यहाँ H आ जाएगा, तो ट्राइब्रोमोबेंजीन सिंपल आपके पास आ जाएगी एनिलीन के थ्रू। ठीक है जी, वैसे हम उसे हासिल नहीं कर सकते। ये कन्वर्जन इस तरह के सवाल आपने ड्रा कर लें अपने पास प्रैक्टिस के लिए, और ये आपने याद भी रखने, कन्वर्जन के सवाल बहुत आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में और इसमें अमीन्स वगैरह में, जैसे ये रिएक्शन है ये सारे कन्वर्जन के हवाले से रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब ये उसने ये वो एग्जांपल जो अभी मैं बात कर रहा था कि एनिलीन ली, ब्रोमिनेशन की, फिर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा के ये, और फिर ये H3PO2 से कराया तो वो निकल गया और ट्राइब्रोमोबेंजीन हमें मिल गई। सिंथेसिस ऑफ बाई अराइल्स, दो एरोमेटिक ग्रुप को इकट्ठा आपस में जोड़ रहा हूं तो क्या कर सकते हैं, तो कह रहे डायजोनियम साल्ट को आप सिंपल बेंजीन के साथ अटैक करवा दें बेस की मौजूदगी में ना, तो भी आपके पास ये बाईफिनाइल वाला कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन सोड वाटर मिल जाएगा। यानी बेसिक कंडीशन में आके आप जो बेंजीन है उससे डायरेक्ट कार्बन से अटैक करवाए, इसको हम बोलते हैं गोमबर्ग बेकमैन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसका, इसने दिया है नीचे ना, लेकिन बेस आई, उसने आके डायजोनियम को इस फॉर्म में बदला, उसमें से नाइट्रोजन और OH माइनस अलग हो गए और फिनाइल का रेडिकल बना, एक फिनाइल का रेडिकल दूसरी बेंजीन के साथ अटैच होता है तो वो ग्रुप बन गया, उसमें से जो H रेडिकल निकला वो OH रेडिकल से मिलके वाटर बना दिया, तो इस तरह यानी ये दो एरोमेटिक रिंग आपस में अटैच हो जाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। रिडक्शन ऑफ अराइल हाइड्राजीन्स, हाइड्राजीन्स आपके पास हो, रिडक्शन टू अराइल हाइड्रोजन, यानी डायजोनियम साल्ट आपके पास है, ये एक नाइट्रोजन, ये गलती से इसने दो लगा दिए, असल में N ट्रिपल बॉन्ड N था ना, तो ये यहाँ 2 नहीं आना, तो C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, उसकी अगर आप जिंक और एस्टिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं तो ये इसकी जिंक और एस्टिक एसिड भी हो सकता है, टिन क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम सल्फाइड भी हो सकता है, NaHCO3, जो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हुए इस ट्रिपल बॉन्ड की रिडक्शन करके उसे हाइड्राजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइएजो कम्पलिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, डाइएजो कपलिंग, ये ना इनकम जो डाइएजो कपलिंग मतलब कि एक आपका डाइजोनियम साल्ट है जो दूसरे एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होके ये डाई होता है ना दो, और एजो नाइट्रोजन कहते हैं, तो डाई एजो दो नाइट्रोजन है जिनकी दोनों तरफ एरोमेटिक सिस्टम अटैच है। अब ये जो सेंटर में डबल बॉन्ड है वो इधर भी रेजोनेंस में इधर भी रेजोनेंस में, तो इतनी लंबी सारी कॉन्जुगेशन की वजह से वो एक विजिबल रीजन के अंदर आ जाता है और कोई ना कोई कलर देने लग जाता है, इसलिए इनको एजोडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, एजो डाइज या ये एजो कंपाउंड नाम दिया हुआ है।
ठीक है, और रिएक्शन को हम डाइएजो कपलिंग रिएक्शन का नाम देते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन डायजोनियम साल्ट को आप एनिलीन से या फिनोल से रिएक्शन करवा लें तो वो अपनी पैरा पोजीशन से अटैच होते हैं, पैरा से रेजोनेंस की वजह से मूव करते हैं, तो पैरा, और पैरा फिर आके इधर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोजन पे अटैक करके इस तरह हमारे पास डाईएजो कंपाउंड बना देता है। एनिलीन से कराएंगे तो वो भी पैरा पोजीशन से अटैच होगा और इस तरह का प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन ये याद रखना है कि जो फिनोल वाला है वो बेस की मौजूदगी में, और जो आपका अमीन वाला है वो न्यूट्रल या न्यूट्रल पीएच हो या स्लाइटली एसिडिक पीएच हो, उसकी मौजूदगी में ये वाला काम करता है। ठीक है, अब उसकी वजह भी रख लें, सुन लें, क्या पता कोई पेपर में सवाल बना ले। यहाँ वैसे ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया हुआ इसने, तो लेकिन वजह मैं आपको थोड़ी सी शेयर करता जाता हूँ कि असल में ना फिनोल की लोन पेयर का इधर जाना और माइनस बनाना वो ठीक है, रेजोनेंस में बना लेते हैं, लेकिन जब बेस से अटैक होता है ना तो एच निकल गया ना, एसिड आपको पता है फिनोल बेस से रिएक्शन कर जाता है, वो बन गया O माइनस, फिन ऑक्साइड आयन। O माइनस जो है वो बड़ी तेजी से रेजोनेंस शो करता है और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आने की अब चांसेस ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर फिनोल लेस रिएक्टिव है, लेकिन जब बेस उसे फिन ऑक्साइड आयन में बदल देती है तो वो मोर रिएक्टिव हो जाता है, ज्यादा रेजोनेंस शो करता है और पैरा पोजीशन से उसका अटैक जो है वो फास्ट हो जाता है और हमें प्रोडक्ट मिल जाती है, और रूम टेम्परेचर यानी न्यूट्रल मीडियम में वो रिएक्शन शो नहीं करता। और एनिलीन जो है वो तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है, तो उसकी पैरा पोजीशन एक्टिव ही होती है, वो अटैक कर जाता है। आप न्यूट्रल पीएच दे दें तो भी ये रिएक्शन कर जाएगा, और स्लाइटली एसिडिक पीएच दे दें तो भी। स्लाइटली एसिडिक इसलिए कि कहीं कोई पॉजिटिव पार्ट आता है तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ वो ना जुड़ जाए, तो ये जो आपका एसिटिक एसिड है उसको बैलेंस करता रहेगा और इसके लोन पेयर को अवेलेबल रख के आपकी इस पे अटैक करने के काबिल बना देगा। तो इसलिए इसको स्लाइटली एसिडिक रखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड करेंगे तो इसी के लोन पेयर के साथ मिलके यहीं पे इसी का साल्ट बना देगा, तो इसका लोन पेयर को रिंग में जाने ही नहीं देगा, वो आगे फिर अटैक भी नहीं हो सकेगा। तो स्ट्रॉन्ग पीएच नहीं करनी है आपने, न्यूट्रल या वीक स्लाइटली एसिडिक पीएच रखनी है। ठीक हो गए। उसके बाद है ये मुख्तलिफ डाइज हैं जो हमारे यहाँ इंडिकेटर के तौर पे हम मुख्तलिफ रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी फार्मेशन है, ये भी आप शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जरूर देखें कि ऑरेंज टू जो है, ऑरेंज कलर की ये जो आपका डाई है, तो ये कहाँ से बनती है कि आप जब टू नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल भी बोलते हैं, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, या वन टू नेफ्थोल कह लें या बीटा नेफ्थोल कह लें, तो उसका रिएक्शन जब करवाते हैं सोडियम सल्फाइड डाइजोनियम साल्ट का सोडियम सल्फाइड फॉर्म के साथ, तो आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट, ऐसे में आपको पता है ना वन वाली पोजीशन मोर एक्टिव होती है रेजोनेंस में ना, तो वो वन वाली पोजीशन पे ही अटैचमेंट होती है और ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है जो ऑरेंज कलर का बनता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस टाइट्रेशन में आपने इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है कि जब हम किसी भी एसिड का वीक बेस के साथ टाइट्रेशन करते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, तो हम मिथाइल ऑरेंज को एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो फॉर्मेशन में आप देखें ना, तो ये अगर जरा गौर करें तो मैं आपको कहूँ तो आप कहेंगे सर सोडियम सल्फाइड का डाइजोनियम साल्ट ये जो ऊपर लिया हुआ है वही वाला ले लें, और उसके साथ डाई मिथाइल एनिलीन ले लें, जो इसने ऊपर यहाँ पीछे भी ये डाई मिथाइल एनिलीन ले लें, तो उन दोनों का रिएक्शन कराएं तो मिथाइल ऑरेंज बन जाएगा। इसने रिएक्शन दिया नहीं है, ये रिएक्शन आप खुद बना लें, पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप उससे बता सकें कि सर ये वाला मैंने डाइजोनियम साल्ट लिया है, ये वाली मैंने एनिलीन ली है, इन दोनों के मिलने से ये वाली डाई बन जाती है। मिथाइल एरेड रेड जो है ये भी इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें आपका डायजोनियम साल्ट ये वाली फॉर्म है और डाई मिथाइल एनिलीन इसमें ली जाती है। अच्छा, इसमें ना ये प्रोडक्ट वाली साइड पे थोड़ा इसकी मिसप्रिंट हो गया, ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप यहाँ मौजूद है ना वो यहाँ भी है इस आर्थो पोजीशन में ना, यहाँ पे COOH ग्रुप जैसे ये इधर है, ये वाला इधर भी मौजूद है, तो वो आपने ड्रा कर लेना है ताकि आपका मिथाइल रेड का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए। कॉन्गो रेड कैसे बनाते हैं कि वो डाई अराइल का डाइजोनियम साल्ट, डाई डाइजोनियम साल्ट है ना, दोनों तरफ है, और उसके ऊपर आप जो है वो अल्फा नेफ्थाइल अमीन का सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, ये ना 4 अमाइनो नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, ये वन पोजीशन रखो तो ये 2 3 4 है ना 4 अमाइनो, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है होता तो यही है कि अमाइनो ग्रुप अपनी पैरा पे अटैचमेंट करवाते हैं, ठीक है,
पैरा से ही अटैचमेंट होती, लेकिन यहाँ पे पैरा पे तो पहले एक सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर वो आर्थो जो है, उसकी साथ वाली खाली है, वहां से वो अटैचमेंट शो करवा देता है। तो दो इस तरह के मालिक्यूल आके इन दोनों डायजोनियम के साथ इस तरह अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कॉन्गो रेड डाई का नाम देते हैं। ठीक है, लें जी, यहाँ तक आपका ये चैप्टर भी मुकम्मल हो जाता है। अब इसमें इस चैप्टर में कन्वर्जेंस के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे, तो आपने इस अंदाज को, इस पॉइंट्स को जरूर जहन में रखना है, ताकि पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपके जो है वो अच्छी तरह हो सके।